तो भाई आप लोग भी वो चीज़ें बना सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप लोगों को टेक्नोलॉजीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें में हैकाथॉन बनाने को दिया जा रहा है। जैसे डोकासोरस, कभी सुना था ना? नहीं सुना था। यस सर, सुना। लेकिन हैकाथॉन बनाने के बाद आपको पता चल गया कि इससे आप क्या बनाते हैं, बुक्स आप बना सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस आप बना सकते हैं। तो अगली दफ़ा किसी के लिए बनाना होगा, 2 दिन में बना देंगे, 1 दिन में बना देंगे। तो नई चीज़ सीखी। बैक एंड में रैक सिस्टम, एक दफ़ा रैक सिस्टम जिससे बना लिया ना, वो हर प्रोजेक्ट में उसको बनाने में 1 दिन से भी कम लगेगा, क्योंकि एक दफ़ा बना लिया ना। और उसको और आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी रैक सिस्टम का हम क्या बना देते हैं, एजेंट बना देते हैं। क्लाउड के अंदर एजेंट्स होते हैं ना, एजेंट बना देते हैं। जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ शेयर किया, लास्ट क्लास में एक मैंने कोड आप लोगों के साथ शेयर किया था। 1 सेकंड में खोल के दिखाता हूँ। क्लास में मैंने आप लोगों के साथ एक रेपो शेयर करी थी, चैटकिट जेमिनी बॉट। पहले वाले हैकाथॉन में भी ये वाली चीज़ थी, आप लोगों का तो पहले ही चल रहा है ना। हाँ, आगे चल के आप किसी और हैकाथॉन, जब आप लोगों का आएगा दूसरा हैकाथॉन, तो उसके अंदर भी आपको चैटबॉट अगर बनाना हुआ तो आप कैसे बनाएंगे, उसी को यूज़ करते हुए जो आपने पहले हैकाथॉन में बनाया। तो हर हैकाथॉन के साथ हमने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। एक और चीज़ करनी है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने हैं, जिसका मतलब ये है कि एक दफ़ा अगर आपने चैटबॉट बना लिया और उसको पहली दफ़ा बनाने में इतनी मेहनत लगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी दफ़ा बनाने में भी उतनी ही मेहनत लगे। पहली दफ़ा जब आप बना लें तो बनाने के वक्त आपको बहुत सारे एरर्स शो हुए होंगे, बहुत सारे आपको मसले आए होंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम जो है जब फाइनल हमारे पास चीज़ बन जाती है, आप शुरू में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उसमें सारे एरर्स आए तो हम क्या करते हैं, अपने क्लाउड के अंदर एजेंट्स बनाते हैं। ये तो मैंने ये आप लोगों के साथ रेपो शेयर करी थी, चैटकिट एक्सपर्ट का मैंने एक एजेंट बनाया था, और इस एजेंट के लिए मैंने 5 स्किल्स भी बनाई हैं। तो वो 5 स्किल्स इस एक्सपर्ट के लिए होंगी, ताकि अच्छा, फिर जब मैंने इसको यूज़ करते हुए, कल मैंने एक चैटबॉट बनाया, उसको बनाने में मुझे 1 घंटा लगा या आधा घंटा, वो भी उस चीज़ में कि मैं स्पेक लिख रहा था, प्लान बना रहा था और टास्क लिख रहा था, तो उसमें जो है पूरा मेरा आधा घंटा 1 घंटा लगा। लेकिन उसके बाद उससे चैटबॉट सही बना के दिया, और उस चैटबॉट के अंदर मेरे पास चैट हिस्ट्री का भी फीचर था। उस चैटबॉट के अंदर मेरे पास वो मेमोरी में याद भी रखता था, मेरे जितने भी मैसेजेस हैं वो डेटाबेस में स्टोर भी करता था। तो ये एक दफ़ा मैंने जब पहले बनाया था, तो उसी को मैंने क्या किया, रीयूज़ किया। अब हो सकता है एरर्स आए, एरर सॉल्व करने का मैंने अपना तरीका बता दिया, क्योंकि आप लोगों का जो तरीका है ना, एरर आया, कॉपी किया, पेस्ट किया, क्लाउड को दिया, वो फिर पूरा चक्कर घुमाएगा लेकिन सॉल्व नहीं करके देगा। टोकन भी ज़ाया, टाइम भी ज़ाया, सॉल्व भी नहीं हुआ। तो एरर सॉल्व करने के लिए हमने जेमिनी को कॉन्टेक्स्ट देना होता है, आपके क्लाउड कोड को कॉन्टेक्स्ट देना होता है कि आपका जो कोड चल रहा है उस दौरान वो क्या क्या काम कर रहा है, उस सब के प्रिंट हमें उससे देंगे, तो वो ईज़िली सॉल्व कर पाएगा, वरना हमेशा वो आपको घुमाता ही रहेगा। तो ये वाली चीज़ है कि भाई आपने जो है जी स्किल्स मैंने बेसिकली क्लाउड कोड से ही बनवाई है। हाँ, मतलब मैंने जब इसको बना रहा था, पहले मैंने अच्छा स्किल मैंने कैसे बनाई है, ये मेरा तरीका था। आप लोग फ्लेक्सिबल है, अपने तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने ये तरीका यूज़ किया था, पहले मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च कराई, कॉन्टेक्स्ट 7 को कनेक्ट किया,
फिर मैंने बोला भाई चैट किट की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ और मुझे ये चीज़ें बनानी है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। तो मेरे क्लाउड के पास सारा कॉन्टेक्स्ट आ गया। फिर वो कॉन्टेक्स्ट कहीं चला ना जाए, मैंने कहा भाई इसके एजेंट और स्किल बना दो। यहाँ पे एक स्किल आप देख रहे हैं, ये भी इसी ने बनाई है, डिबग वाली। ये वाली स्किल इसने इसलिए बनाई थी क्योंकि बाकी स्किल के साथ भी मेरा जो है चैटबॉट चल नहीं रहा था। फिर मैंने उसी से सॉल्व कराया था, उसने सॉल्व करने के बाद मैंने इससे बोला कि भाई जितने भी अभी एरर्स वगैरह करे हैं ना तुमने, उसकी भी एक जो है आप क्या करो स्किल बना दो कि क्या क्या एरर फेस हो सकते हैं। तो वो सारी एरर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डिबगिंग करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस स्किल के अंदर उसने ऐड कर दी। उसने खुद करी थी, मैंने बोला नहीं था डिबगिंग का, मैंने उसको ये बोला था भाई स्किल्स बना दो, उससे ये वाली भी बना दी। तो भाई स्किल इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि कल मुझे एक चैटबॉट बनाना था, वो मैंने आधे घंटे में बना लिया। उससे अगली दफ़ा जब मैं बनाऊंगा वो मुझे 5 मिनट लगेंगे, मतलब मैं इनपुट देने में मुझे 5 मिनट लगेंगे, फिर मैं नाश्ता खाना खाने निकल जाऊंगा और जो है किसी को बिठा दूंगा, छोटे भाई बहन को, कि भाई यस यस करते रहना बस। क्योंकि बाज़ दफ़ा वो आप रुक जाता है तो उसको यस करके परमिशन देनी पड़ती है। हाँ, तो घर वाले भी देख रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं, कुछ कर तो रहे नहीं है, बस यस यस ही कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड आपका प्रोजेक्ट अच्छा बना हुआ होना चाहिए। जी दोबारा बोलें। कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आपने एक दफ़ा जब एजेंट बना लिया तो आपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दोबारा वही एजेंट नहीं बनाना है, पहले वाले से कॉपी करना है, दूसरे वाले में पेस्ट करना है। यही तो है रीयूजेबल। इससे टाइम बचेगा आपका। जो मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं कितने मेरे पास एजेंट्स हैं और कितनी स्किल्स हैं, बहुत सारी स्किल्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। तो उसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्लाउड के एजेंट्स के अंदर ये देखें बहुत सारे एजेंट बने हुए, ये सब क्लाउड कोड बना रहे हैं आपके पास एजेंट्स। जब ये आगे आप हैकाथॉन करेंगे तो उस दौरान आपको पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल आपके पास चैट किट वाला एक्सपर्ट इसमें भी है, तो मैंने उसी प्रोजेक्ट से कॉपी पेस्ट किया, कुछ नहीं किया। तो ये वाली चीज़ें कि भाई आपने रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने हैं, जितने अच्छे आपके पास रीयूजेबल कंपोनेंट होंगे इतना आप अच्छी डेवलपमेंट कर पाएंगे। अब तो सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं, अब तो स्पीड की भी बात है कि जल्दी भी बनाना है ना। अब AI से बनवा रहे हो ना, जल्दी भी बनाना है। हर चीज़ की अपने पास जो भी चीज़ आप बनाएं उसका एजेंट और स्किल्स बनवा लें क्लाउड कोड से। तो जितनी आपने मगजमारी करी थी फॉर एग्जांपल रैक सिस्टम बनाने में, उसकी जब एक दफ़ा चलने लग जाए तो आपने उसका एजेंट और उसकी स्किल्स बनवा लेनी है कि भाई अगली दफ़ा जब आपको बनाना पड़े तो आप फिर मगजमारी नहीं करें। आपके पूरे रैक सिस्टम की इंफॉर्मेशन कहाँ पर होगी? आपके एजेंट के अंदर और उसकी स्किल्स के अंदर। ये मतलब है रीयूजेबल का। कोड कहीं पे भी नहीं लिखना हमने, कोड हम AI से लिखवाएंगे। जी आप शुरू में बनवाएं, शुरू में एक एजेंट बना लें, लेकिन हो सकता है वो इतना अच्छा काम नहीं करे। फॉर एग्जांपल ये है चैट किट एक्सपर्ट, मैंने पहली दफ़ा इसको बनवाया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए। कैसे बनवाया? मैंने बोला भाई कॉन्टैक्ट 7 से चैट किट की इन्फॉर्मेशन लाओ, इंटरनेट से चैट किट की इन्फॉर्मेशन लाओ और एक मेरे पास सब एजेंट बना दो। उसने बना दिया। फिर मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट करी, मेरे पास एरर्स आ रहे, मसले आ रहे, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे। तो फिर ऐसा ऐसा वो सॉल्व होते गए। जब आखिर में सारे सॉल्व हो गए तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मेरा जो एजेंट बना हुआ था उसको अपडेट कर दो, ताकि अगली दफ़ा वो मुझे ऐसे मसले ना फेस हों। तो इसी तरह आप अपने एजेंट को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं ताकि वो और इम्प्रूव होता रहे। टाइम टू टाइम ये इम्प्रूव होता रहेगा।
मुझे और चैट किट के बारे में कुछ पता चलेगा, मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। तो हमने इसको इम्प्रूव करता रहना है। बाकी कोड तो हमारा AI लिख रहा है जी। सर ये .md की फाइल है? ये .md की फाइल है, सारी MD की फाइल है। सर जिन्होंने नहीं किया तो अगर दोबारा मतलब प्रोजेक्ट बनने के बाद अगर करना चाहे तो हाँ करवा ले, हो सकता है वो इतना अच्छा ना हो, लेकिन मैंने कहा टाइम टू टाइम आप उसको अपडेट करते रहेंगे, ताकि जो है वो जितना टाइम पहले प्रोजेक्ट में लगा रहा था उससे कम टाइम अगले प्रोजेक्ट में लगाए। सर उसको क्या मतलब क्या कहना पड़ेगा कि मतलब एजेंट को आप पहले एजेंट को बोलें कि भाई मेरी स्पेक्स पढ़ो, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में समझो और रेलेवेंट स्किल्स बना दो और एजेंट बना दो। पहले तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको इंटरनेट से भी स्किल्स मिल सकती हैं, एजेंट्स मिल सकते हैं। आप सर्च करें क्लाउड कोड एजेंट्स, आपको बने बनाए से मिल जाएंगे। इन सारे एजेंट के अंदर कुछ भी नहीं होता। क्या होता है ये मैं खोल के दिखा देता हूँ एक बार। अरे क्या कर दिया, हाँ तो ये रहा मेरा, अरे ये तो ये कुछ भी नहीं है। मेरे पूरे प्रोजेक्ट की जो चैट किट है उसकी इंफॉर्मेशन है इस मेरे एजेंट के पास, क्योंकि चैट किट एक नई चीज़ है तो क्लाउड कोड हमेशा जो है मसले करता है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें क्या है, आप मुझे जूम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है आपके पास। आप अगर देखें तो कितनी लाइनों की है, 277 लाइनों की है। बाकी इंफॉर्मेशन कहाँ गई? वो फिर उठाएगा इसकी, ये मैंने कुछ स्किल्स बनाई हुई थी जो मैंने आपको दिखाई भी थी, तो मैंने इसी एजेंट के अंदर बता दिया कि भाई आपने कुछ स्किल्स को यूटिलाइज करना है। तो चैट किट का बैकएंड जो है उसकी एक स्किल बनी हुई है, उसके अंदर बैकएंड की सारी इन्फॉर्मेशन है। चैट किट का फ्रंट एंड एक स्किल बनी हुई है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस स्किल के अंदर है। तो ये सारी रीयूजेबल है और ये कुछ नहीं है, टेक्स्ट है मेरे पास सिंपल। अगर मैं आपको इसकी स्किल भी दिखाऊं फ्रंट एंड वाली, लेकिन कितनी सारी स्किल्स हो गई हैं। क्लाउड कोड से बना लें, कोइन से बना लें, आपकी मर्जी है। टाइम टू टाइम आप उसे अपडेट करते हैं। हो सकता है पहली दफ़ा में इतना अच्छा ना चले, आपको एरर्स आएंगे, उन एरर्स से आप उसको बोलेंगे भाई इसे इम्प्रूव करो, अगली दफ़ा मुझे ऐसे एरर नहीं चाहिए, इम्प्रूव करेगा, अगली दफ़ा और कम टाइम लगेगा आपको। तो ये टाइम टू टाइम इम्प्रूव होते रहेंगे आपके पास एजेंट और स्किल्स। जिनको एजेंट और स्किल्स के बारे में नहीं पता, हम ज़ाहिर दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, आप सर्च कर लें, बहुत आसान सी चीज़ है। ये वाली स्किल कॉपी पेस्ट, हाँ डिपेंड करता है। अब मेरे पास नेक्स्ट जेएस की स्किल है, मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ फास्ट एपीआई का, तो अब नेक्स्ट जेएस की उधर ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर मेरे पास नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट भी मैं नेक्स्ट जेएस का बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट जेएस की जितनी भी स्किल्स हैं वो मैं कॉपी कर लूँगा दूसरे प्रोजेक्ट पे। आप कॉपी बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड ज़्यादा, मुझे मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होगी तो अपने हिसाब से देख लें। मैं प्रोजेक्ट बेस्ड रखता हूँ। ठीक है, तो आ जाते हैं भाई टॉपिक की तरफ। आज के लास्ट क्लास में हमने जो है डेटाबेसेस को एक्सटेंसिवली समझा था। अब मैंने आपको बताया था कि डेटाबेसेस के अगर आपको CRUD ऑपरेशन आ गए तो आप कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी बना सकते हैं मतलब हर एप्लीकेशन में अगर आप नोट करें, जो पुरानी AI को हटा के मैं बोल रहा हूँ, AI को हटा के कोई भी एप्लीकेशन देखें उसमें 4 ऑपरेशन ही हो रहे होते हैं। या कोई चीज़ क्रिएट हो रही होती है, या कोई चीज़ डिलीट हो रही होती है, या कोई चीज़ कोई यूज़र रीड कर रहा होता है या अपडेट कर रहा होता है। आप फेसबुक खोल लें, फेसबुक में क्या होता है, आपके पास पोस्टें क्रिएट हो रही होती हैं, आप उन पोस्टों को रीड कर रहे होते हैं। अगर आपकी पोस्ट है आप उस पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं, तो आपको CRUD आ गया ना, अपडेट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और रीड। ये 4 चीज़ें अगर आपको आ गई तो आप AI को हटा के कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। हाँ फिर उसमें AI एजेंट्स SDK आ जाएगा, चैट किट आ जाएगा, वो अलग चीज़ है। तो हमारा अभी मेन फोकस है बैकएंड पे। और जो है मैंने लास्ट क्लास में एक अच्छी सी डायग्राम भी बनाई थी,
तो एक क्विकली हम उसको रिव्यू करते हैं, रिकैप करते हैं, और फिर हम जाएंगे डेटाबेस की लास्ट क्लास में जो हमने प्रोजेक्ट किया था उसकी जो है हम डेटाबेस की इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा डेटाबेस, पोस्टग्रेस डेटाबेस। अब पोस्टग्रेस के अंदर आपके पास बहुत ऑप्शन है। एक हमने फ्री ऑप्शन बताया है स्टार्टिंग के लिए, आप कोई सा भी यूज़ कर लें। नियॉन आसान है, आप उसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। नियॉन डीबी, NEON, नियॉन डीबी। तो उसको हमने लास्ट क्लास में फास्ट पेज पे कनेक्ट भी किया था, उसको हम दोबारा कर लेंगे। उसके बाद मेरे पास जो है ये हमने आर्किटेक्चर समझा था कि आपकी जो भी रिक्वेस्ट आती है वो कहाँ आती है, कहाँ से आती है, फ्रंट एंड, अमूमन फ्रंट एंड से आ रही होती है। कहाँ पर आती है, बैक एंड, बैक एंड। बैक एंड पे क्या है, APIs, AI है, APIs, API। ये API रिस्पॉन्सिबल है और इन्हीं API को आप फ्रंट एंड से कॉल भी करवाते हैं। हमारे केस में बैक एंड पे API। अच्छा, API बनाने के 10 तरीके हैं, हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फास्ट API। क्यों, क्योंकि आसान है और फास्ट है और डॉक्यूमेंटेशन भी बना के दे रही है ऑटोमेटिकली। यस सर, तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इसमें आप इजीली सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन उसका भी पार्ट है, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, और लास्ट जो हमारी लेयर होती है वो होती है डेटाबेस की। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस होते हैं। हम जो अपना डेटा स्टोर करेंगे, किस तरह का डेटा। अच्छा, डेटाबेस कौन सा यूज़ करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा है क्या। इस वाले केस में मेरे पास क्या डेटा है, टेक्स्ट, स्टूडेंट्स का डेटा है। तो उन स्टूडेंट्स का डेटा मैं किस में स्टोर करूँगा, मैं पोस्टग्रेस वाले डेटाबेस में स्टोर करूँगा। अब मेरे पास एक और डेटा है बुक से रिलेटेड, रैक सिस्टम के लिए मुझे बुक से रिलेटेड मेरे पास डेटा है, पूरी बुक है उसके अंदर। अब वो डेटा कहाँ पे स्टोर करूँगा, वेक्टर डेटाबेस, वो मैं स्टोर करूँगा वेक्टर डेटाबेस में, क्योंकि वो सिंपल पूरी बुक का पूरा टेक्स्ट जो है उसे नंबर्स में तोड़ तोड़ के वो सेव किया हुआ है। उस वेक्टर डेटाबेसेस का मकसद अलग है, ये हम यूज़ करते हैं नॉर्मली सर्चेस के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कैसे आपके पास रिजल्ट आ जाता है फ़ौरन। तो वहाँ पर भी वो जो रिज़ल्ट का डेटा स्टोर हो रहा होता है वो वेक्टर डेटाबेस में ही आपके पास स्टोर हो रहा होता है। डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, एक ये भी अप्रोच है। तो दो तरह के हमने डेटाबेसेस पढ़े थे, वेक्टर डेटाबेसेस, एसक्यूएल डेटाबेसेस। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स है, हमने स्टूडेंट्स का डेटा सेव करना है, तो उसके लिए हमारे पास पोस्टग्रेस का हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम पोस्टग्रेस का डेटाबेसेस बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, पोस्टग्रेस का जो डेटाबेस है ना, ये बाय द वे फ्री है। ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको चलाने के लिए आपने अपने पास इंस्टॉल करना होता है, और फिर आप अपने कंप्यूटर में उसे चला सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए मल्टीपल चीज़ें आपको, मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो वो ज़्यादा थोड़ा मुश्किल तरीका है। आ गया तो आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा मुश्किल तरीका है। तो पोस्टग्रेस अगर हमने यूज़ करना है डेटाबेस, तो उस एक तरीका था लोकली इंस्टॉल करना, लेकिन हमने देखा उसमें लर्निंग कर्व है। दूसरा तरीका क्या है, ऐसी सर्विसेज ढूंढें जो पोस्टग्रेस का डेटाबेस प्रोवाइड करनी है, जिसमें से हमने एक देखी थी नियॉन डीबी। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, पोस्टग्रेस का डेटाबेस ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पोस्टग्रेस को यूज़ करने की जितनी भी हैंडलिंग थी वो सारी कौन करेगा, ये नियॉन करेगा। हाँ, जाहिर है अब उसके पैसे भी चार्ज करेगा, लेकिन एक हद तक आपके पास फ्री है, तो आप फ्री वाला यूज़ कर लेंगे सीखने के लिए। तो नियॉन आपके पास जो है डेटाबेस है जो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया था, हम उसे खोल लेते हैं और देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच गए थे।
मैंने डिस्कॉर्ड पे वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था, हुरैन ने भी क्लास कंटेंट में शेयर कर दिया था। फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस डेटाबेस। डेटाबेस, ये हमारे पास ट्यूटोरियल था। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कर ली थी। सिंपल, मैंने आपको स्टार्ट किया था फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट। अच्छा, इसको यूज़ करते हुए किसी ने कुछ बनाया, मुझे याद पड़ रहा है किसी ने बनाया था, मुझे टैग भी किया था किसी ने। आपने किया था, ज़बरदस्त। और आपने किया है, और दोनों ने किया, और इन्होंने भी किया। तो फुल स्टैक एप्लीकेशन बन गई आपकी। यही हुआ ना फास्ट एपीआई। अच्छा, फ्रंट एंड बनाना कोई मुश्किल नहीं है। जब आपका बैक एंड बन जाएगा, आप क्लाउड कोड से बोलेंगे भाई इस बैकएंड का फ्रंट एंड भी बना दो, बना देगा आराम से, तो मसला नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने जो है देखा था कि हमने यूवी को इनिशियलाइज़ किया था, यूवी को इंस्टॉल किया था, एक ये इनिट की कमांड्स वगैरह हमने सारी देख ली थी, ये हमारे चेक पॉइंट चल रहे थे। फिर हमने डिस्कस किया था फास्ट एपीआई। फास्ट एपीआई क्या थी? एपीआई बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, फास्ट एपीआई, यूवीकॉन, पाइडेंटिक। थोड़ा इधर कर ले तुम। पाइडेंटिक, हाँ, ये तीन चीज़ें हैं। जब आप फास्ट एपीआई का स्टैंडर्ड पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ तीन चीज़ें इंस्टॉल होती है मेनली, फास्ट एपीआई, यूवीकॉन और पाइडेंटिक। तो ये तो आपको आती होंगी। यस सर। तो पूछ लेते हैं किसी से। जी सर, आप जो नीचे चार्जर लगा रहे हैं, जी कैसे आप? ठीक है, हैंड रेस करें पहले। हाँ, आप फास्ट एपीआई क्या है? अभी तो बताया है, नहीं बताया ना, मैं फिर आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जी जोर से बोले, सही बता रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही, मैं ऐसी हो बोले। हाँ, आगे आ जाए, आवाज़ नहीं आ रही। परवेज, दो कुर्सी आगे आके बैठ गए, थोड़ा आगे आके बताएं, नहीं आ रही है बस। एपी डेटाबेस से डेटा गेट करने के लिए फास्ट एपीआई है? नहीं, एपीआईज बनाने के लिए भाई। क्या करने के लिए? एपीआई यूवीकॉन, सर्वर को रन करने के लिए, उन एपीआईज को चलाने के लिए। ठीक है, आइडेंटिक डेटा वैलिडेशन। देखा है, पाइडेंटिक है वैलिडेशन के लिए। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था किस तरह से आपकी डेटा वैलिडेशन होती है। फॉर एग्जांपल, एक एपीआई है, वो आपका नाम और एज मांग रही है। आपने नाम की जगह पे एज दे दी और एज की जगह पे नाम दे दिया, ये तो उल्टा काम हो गया ना। तो उस केस में हम चाहते हैं कि हमारी एपीआई अच्छा सा एक एरर थ्रो करे, ऐसा ना हो क्रैश हो जाए एपीआई, एक एरर दे। तो उसके लिए हमारे पास भाई पाइडेंटिक इस तरह की वैलिडेशन हैंडल कर रहा होता है। ये आपकी सिक्योरिटी में भी काम आता है, क्योंकि हो सकता है कोई एपीआई के अंदर आपके पास जो है कुछ ऐसा कोड दे दे जो आपके बैकएंड का सारा डेटा डिलीट कर दे। ऐसे अटैक होते हैं कि आपकी एपीआई कॉल करते हुए उन्होंने नेम की जगह पे कुछ ऐसा कोड दे दिया जो आपके बैकएंड पे जाके आपके बैकएंड के कोड को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसने डेटा उड़ा दिया। तो ऐसे अटैक होते हैं। तो इस तरह के अटैक से बचने के लिए भी हमारे पास पाइडेंटिक हमारी हेल्प करता है, वैलिडेट करता है कि भाई जो भी चीज़ आ रही है वो सही चीज़ आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने वेरीफाई किया, ठीक है, फास्ट एपीआई चलाई। प्रोजेक्ट भी मैं अपने पास खोल लेता हूँ, और मेरे ख्याल में हम काफ़ी आगे निकल गए थे, लेकिन मैं आपको रिव्यू करा दूँगा कि आप ये पूरा बना लेंगे। जिन्होंने ये बनाया, ये बनाना मुश्किल था? नो सर। जिन्होंने स्टार्ट किया है यकीनन उन्होंने बना लिया होगा कुछ ना कुछ। जो हमारे अच्छे बच्चे हैं वो स्टार्ट नहीं करते,
वो फिर वो फंसे ही रहेंगे एरर्स में। साथ साथ कर ले ताकि हैकाथॉन 2 जब आपका आए तो उसमें भी यही काम करना होगा जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो पहले से करा हुआ होगा तो जल्दी कर लेंगे, पहले से नहीं करा होगा तो फिर आपके पास फिर वही अटके रहेंगे। अच्छा, तो वैसे कितना टाइम लगा था आपको इम्प्लीमेंट करने में? आप क्लाउड कोड से आपने कराया था, स्पेक्टेड यूज़ किया था? नहीं, तब 1 घंटा लग गया। सही है, आपने स्पेक्टेड से किया था, आपने भी स्पेक्टेड से किया था। तो भाई 1 घंटे में, 2 घंटे में और आधे घंटे में हो गया। खुद से कर लिया आधे घंटे में इन्होंने। खुद से और यहाँ से भी हैंड रेज हुए थे ना, आपका कितना टाइम लगा? तकरीबन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स। पहले मुश्किल होता था पूरा बैकएंड बनाना, आधे 1 घंटे में बन रहा है। तो आपके पास अगर आधा घंटा 1 घंटा नहीं है तो आधी है, कितना टाइम लगा? मुश्किल हो जाएगी आपको। फिर कहाँ चला गया? GIIC ये रहा। और लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट API बना रहे थे। ये मेरा प्रोजेक्ट है, हम इसको खोल लेते हैं और हम डेटाबेस आज कनेक्ट कर लेंगे। कर तो लिया था लास्ट क्लास में, मैं आपको रिव्यू करा दूंगा। और हम हाइब्रिड अप्रोच लेके चल रहे थे जिसके अंदर हमने डेवलपमेंट भी कर रहे थे, सीख भी रहे थे और क्लाउड से कोड लिखवा रहे थे ताकि हम जो है दोनों चीज़ें हमारे पास अच्छी हों। क्लाउड से भी करवाना आना चाहिए और आपको भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा जी, तो ये खुल रहा है, तब तक मैं आता हूँ अपनी ट्यूटोरियल पे। पहला स्टेप जो हमने किया था, एक API बनाई थी। API बनाने का एक सिंपल सा स्टेप था, ये रहा कोड। कितनी लाइनों का है? एक अगर इंपोर्ट को भी मिला दें तो ये 6 लाइनों का है। 5 लाइनों का है, 5 लाइनों का आपका कोड है। तो इतना आसान था फास्ट API से API बनाना, और ये API आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी बना के दे देगी। अच्छा, ये API हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। अच्छा जी, यहाँ से पूछते हैं, आप बताएं क्लासेस जी, इस API को कॉल कैसे करेंगे? बंद हो गई है। पहले तो हम चलाते थे यूविकॉन से या फास्ट API क्या था, डेव, उससे चला लेते थे। अब फिर उसके बाद मुझे मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, फास्ट API अप एंड रनिंग है, मुझे इस स्पेसिफिक API को कॉल कराना है। कैसे करूँगा? इसका कोई ना कोई URL था, एंड पॉइंट था, localhost 8000 /docs से तो डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मुझे ये मिल जाएगी। लेकिन मुझे डॉक्यूमेंटेशन नहीं खोलनी है, मुझे इस वाली API को कॉल करना है ताकि ये API मुझे रिस्पांस में क्या दे? ये सिंपल हेलो वर्ल्ड का एक मैसेज दे दे। कैसे करूँगा कॉल? लोकलहोस्ट 8000 लोकलहोस्ट 8000 में लिखूंगा, क्योंकि मेरी API का एंड पॉइंट क्या है? बाय डिफॉल्ट होम /, तो उसके आगे मुझे कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। मैं लोकलहोस्ट 8000 लिखूंगा, मेरी ये वाली API रन हो जाएगी, चल जाएगी। समझ आया? समझ आया? पक्का? ठीक है, दूसरा पूछता हूँ। तो यहाँ पे भैया डिस्क्रिप्शन भी बताया हुआ है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। फास्ट API डेव से आप इस सर्वर को चला सकते हो। मैं अपना बैकएंड स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हम जो है साथ साथ, कर्सर खुला मेरा, ये ना बैकएंड मैंने स्टार्ट कर देता हूँ। जो लास्ट क्लास में हमने बनाया था उसी पे हम डेटाबेस को इंटीग्रेट भी करेंगे। तो बैकएंड स्टार्ट करने के लिए क्या कमांड थी? फास्ट API चलाने के लिए क्या कमांड थी? फास्ट API डेव, फास्ट API डेव या यूवी रन यूविकॉन नेम। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे क्या मसला आ रहा है? एक सेकंड, नहीं पावर शेल का मसला नहीं है। अब टर्मिनल ऑन तो है। इस
प्रोजेक्ट में मैंने आप लोगों के सामने लास्ट क्लास में फास्ट एपीआई इंस्टॉल करी थी, लेकिन अब जब मैं फास्ट एपीआई चला रहा हूँ ऐसे फास्ट एपीआई डेव, तो ये कह रहा है फास्ट एपीआई तो इंस्टॉल ही नहीं है। बिल्कुल, मेरी जो फास्ट एपीआई इंस्टॉल हुई थी वो कहाँ पे इंस्टॉल हुई थी? मेरे इस प्रोजेक्ट के वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ये .venv की फाइल फोल्डर जो है, तो इसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने की क्या कमांड थी? .venv/scripts/activate। देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, बैकस्लैश लगा देते हैं। हाँ, वो UVVNV से आपको वो कमांड देता है। ये हो गई भाई, कैसे पता चल रहा हो गई है? ये शुरू में लिखा आ रहा है, नाम लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट का, मतलब एक्टिवेट हो गई है। यहाँ मैं चलाऊंगा फास्ट एपीआई डेव, तो मेरी फास्ट एपीआई स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट क्लास में जितनी भी हमने एपीआईज बनाई थी वो सारी हमारे पास खुल जाएंगी। कहाँ पे खुलेंगी? या आपको यहाँ URL भी दे रहा है, या अगर आपको ऐसे डायरेक्टली खोलनी है आप आए यहाँ पे गूगल पे, आप लिख के लोकल होस्ट 3000 खुलता था नेक्स्ट.js के लिए या डॉकरसोरस के लिए, लोकल होस्ट 8000 खुलेगा आपके पास। किसके लिए? फास्ट एपीआई के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज कहाँ गई? बैठी। हाँ, यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ रहा है हेलो क्लास। क्यों आ रहा है? हम बैठे हुए थे सर, हम प्रोजेक्ट चेक करने गए थे जगह पे। कौन सी एपीआई कॉल हुई है? गेट। यार ये करंट गाल पे लग रहा है। होम वाली जो एपीआई थी वो कॉल हो रही है। तो अगर मुझे सारी एपीआई चेक करनी हो भाई, मेरे पास कौन कौन सी एपीआई बनी हुई है, तो /docs। तो लास्ट क्लास में हमने ये एपीआई बनाई थी 4। बाकी अपडेट वाली और डिलीट वाली मैंने आपको कहा था कि भाई आप बना लें, तो वो भी उसके स्टेप्स भी बताए हुए हैं। तो खैर हम जल्दी जल्दी नीचे आते हैं। टेस्ट हमने देख लिया कि भाई एपीआई कैसे चली, लोकल होस्ट 8000 पे चली, और ये हमने जो है AI से स्टेप बाय स्टेप काम करवाया था। सबसे पहले हमने कहा था कि भाई डमी डेटा ऐड करो, उसने डमी डेटा ऐड कर दिया था। फिर हमने बोला था इस डमी डेटा से क्या करो, एपीआई के लिए एक और एपीआई बनाओ। किसकी? सिंगल स्टूडेंट की है? ऑल स्टूडेंट्स। जी, आप बताएं। आप ये जी नहीं, आप नहीं, आपके बराबर ये ऑल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एपीआई क्या चीज़ रिटर्न करेगी? कौन से स्टूडेंट्स? जो हमने ऊपर बनाए ये रहे, तो ये डेटा हमारी एपीआई रिटर्न करेगी। लास्ट क्लास में हमने बनाया भी था, बनी भी है ये रही। तो स्टूडेंट की एपीआई लास्ट क्लास में भी हमने बनाई थी। अच्छा, आप कैप वाले भाई जी हैंड रेस करें। नहीं आप नहीं, वो पीछे हैंड रेस करें जी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था गेट का एक मेथड बताया था, HTTP मेथड, और पोस्ट भी बताया था, यहाँ लिखा भी है। क्या ये गेट मेथड कब यूज़ करते हैं नॉर्मली? डेटा को फेच करना, डेटा गेट, और पोस्ट डेटा को सेंड करना। सही है, आपका जवाब भी ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स, जो लोग कोऑर्डिनेटर्स हैं हमारे बॉयज़ एंड फीमेल्स, कहाँ हैं? हैंड रेस करके बताएं। ठीक है, अभी हमें छोटा सा एक काम करना है। ये बताएं कि सारी रो क्लियर है? बॉयज़ आप लोग बताएं, सबके चेक हो गए? यस सर। ऑलमोस्ट कौन कौन सी रो रहेगी? सिर्फ हैंड रेस करके बता दें, किसी की रो रहेगी? सिर्फ एक रो है, चलें वो तो हो जाएगी। फीमेल्स में से सबका हो गया? तो हमारे आगे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सब वहीं जिन्होंने राइटिंग करी हुई है, वो भी बैठे हुए हैं, कुछ जिन्होंने बुक राइट नहीं करी हुई। अगर हैं तो प्लीज़ हैंड रेस कर दें, क्योंकि अभी कुछ लोग आगे आ गए थे। कोई भी नहीं आगे ऐसा बैठा हुआ जिसने राइटिंग नहीं करी। अब ये बताएं, आगे जो लोग बैठे हुए हैं किस किसने प्रोजेक्ट चेक करवा लिया? ऑलमोस्ट सबका हो गया, ठीक है।
बैकग्राउंड के ऊपर जो बॉयज़ बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी रोल नंबर नोट करवाया एडमिन को, वो लोग कौन कौन है वो हैंड रेज़ करें। तो जो आगे है ना, आप थोड़ी देर के लिए पीछे चले आए, मुझे आप लोगों से बात करनी है जिन्होंने अभी रोल नंबर नोट करवाया। अच्छा, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त है बॉयज़ वालों से कि वो बॉयज़ कोऑर्डिनेटर्स पीछे जाएं, इन लोगों से बात करें और मैं आ रहा हूँ। और जो फीमेल्स कोऑर्डिनेटर्स हैं आप लोग पीछे गर्ल्स के पास जाएं, उनसे बात करें। मैं आपको आगे टास्क बता रहा हूँ कि क्या है। जब तक हम सिर्फ 3 या 4 मिनट के लिए क्लास को पॉज कर रहे हैं, ताकि बात वो कर रहे तो आप लोग परेशान होंगे ना, आवाज़ आगे तक आती है। तो सिर्फ 3 मिनट के लिए फिर हम क्लास को सर रेज्यूम कर लेंगे, मसला नहीं है। अच्छा, बॉयज़ में क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, बॉयज़ में से कुछ लोग ना आगे आगे बैठ गए थे रोल नंबर लिखवाने के बाद, तो वापस पीछे चले जाए ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। बॉयज़ में से जो कोऑर्डिनेटर्स के अलावा जिन्होंने अभी इनका साथ दिया ना चेकिंग कराने में, वो भी थोड़ी देर की नहीं आ गए पीछे। सिर्फ वो लोग खड़े रहें लेकिन ना, ताकि मैं टास्क बता दूँ क्या टास्क है। तो कोऑर्डिनेटर से आप लोग पीछे आए, बॉयज़ एंड गर्ल्स, और जो लोगों ने रोल नंबर नोट करवाया वो पीछे सिर्फ बैठे रहे। अच्छा, अब हमें क्योंकि क्लास की तरफ चलना है, बाकी जो लोग हैकाथन बनाकर आए ज़ाहिर है वो तो पढ़ना है ना, तो सॉरी आप लोगों का टाइम उन कुछ लोगों की वजह से जा रहा है। हम ये करते हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं वो बैठे रहें, बाकी जो लोग पीछे गए थे उनकी हेल्प करने के लिए वो आ जाएँ वापस, जो हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दें, दुआ करके लास्ट जाते हुए दुआ कर लें उनके लिए और आ जाएं वापस। और जो लोग पीछे बैठे हुए थे वो बैठे रहें, कोऑर्डिनेटर साहब आ जाएं वापस से ताकि हम क्लास रिज्यूम करें। अब नेक्स्ट क्लास के लिए एक वार्निंग है कि जिन्होंने रैक नहीं बनाया हुआ नेक्स्ट क्लास में रैक बना कर आएंगे, वरना फिर उनको भी पीछे जाना पड़ जाएगा। ठीक है, रैक सब बना कर आएंगे। बाकी लोग अपनी जगह पर आ जाएं, सुकून से बैठ जाएं। अभी हम क्लास पर फोकस करेंगे। उन लोगों के रोल नंबर्स हैं हमारे पास जिन्होंने नहीं बनाए, हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक अगर वो आएँ और आप लोगों को चेक करवा दें प्रोजेक्ट, या हम ड्यूरिंग द वीक कोई फैसला लें तो वो अनाउंसमेंट पर आ जाएगा। तो वापस लोग सब अपनी जगह पर आ जाएं, हम क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं। और बाकी अब क्लास की शॉर्टिंग कुछ टाइम तक यही रहेगी कि जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो अभी फ़िलहाल आगे आएंगे, ताकि ये आसानी हम कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी कर रहे हैं और चेकिंग वालों की नहीं कर रहे हैं कि वो इजीली चेक कर सकते हैं। वो अपनी तरफ से वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे चेकिंग ये चेकिंग ये चेकिंग, इन्होंने चेक नहीं कराया तो वो अलग बैठे होंगे, तो हमें आसानी रहेगी उनको ट्रैक करने में। बस ये मसला है। वापस आ जाएँ आप लोग, सब आ जाएँ वापस। और जो लोग पीछे गए थे वो पीछे ही रहें, लेकिन अगर आपको आगे की थोड़ी सी जगह मिल रही है पीछे ही रहते हुए, मतलब 2-4 सीट्स आगे मिल रही है तो आप आ सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ सबसे पीछे बैठे हुए थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स की। अब अगले 40 मिनट थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड सर क्लास लेके चलेंगे। जो जो टॉपिक्स हैं आप लोगों ने फुल फोकस के साथ बगैर बातें करें स्क्रीन के ऊपर देखना होगा, ताकि आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आए। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं, फिर कोई ना कोई जगह पे आ जाएं। हमें क्योंकि क्लास कंटिन्यू करनी है, क्लास साइलेंट होगी तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना। अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उसको बाद में बता देना, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ क्लास का साइलेंट माहौल बनाना चाह रहा हूँ। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। आप लोग भी आ जाओ ना, कि जो वाइज आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। फीमेल्स जो आप लोग कोऑर्डिनेटर्स हैं जो पीछे खड़ी में, आप लोग भी आ जाएं आगे। अपनी मसला नहीं है, बाद में हम देखते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेटर्स जो लोग खड़े हुए हैं, आप लोग आपसे पीछे
बैठ जाए ना, बैठ जाए, इनको दे बिठा दें। फीमेल्स आप लोग भी बाकी बातें घर पे कर लेना, कुछ तो बचाव करके नहीं। चले आप सब बैठ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना पेशेंस रखा है इन लोगों के लिए, और माजरत आप लोगों का टाइम जो गया, लेकिन अगर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में रैक की हम चेकिंग करेंगे, तो रैक बनाकर आप आ जाना। हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन जो हमारे पास चेकिंग का रिजल्ट है उसको रिलाई कर लें, तो आप लोग सॉर्टिंग से बैठना ताकि ये प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।